नमस्ते। मेरे साथ आज फिर एक बार ललन सिंह साहब हैं। ललन सिंह साहब आरटीआई एक्टिविस्ट और इन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है और उस पर इन्होंने लगातार जद्दोजहद जारी है और ये मूल रूप से आम आदमी के बहुत से चीज़ों को उठाते रहते हैं। लेकिन जो इन्होंने मेरे साथ काफ़ी दिन हो गए उस पर इन्होंने आरएसएस के ऊपर कई आरटीआई लगाई थी कि कहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ, कौन कौन है, इत्यादि इत्यादि, और इनको किसी का जवाब नहीं मिला। जवाब में ये मिला कि पुलिस इनके घर आ गई, धमकी इनको मिली, लेकिन ये उससे डरे नहीं, ये कोर्ट में गए हैं। ललन सिंह साहब, कोर्ट में जरा बहुत ब्रीफली समझा दीजिए कि आपका केस क्या है, बहुत ब्रीफली, और कोर्ट में उसकी स्टेटस क्या है। फिर मुझे एक दो प्रश्न आपसे हैं, फिर मैं पूछता हूँ। आरएसएस सरकार से हमने ये जानकारी मांगा कि आरएसएस अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप इसको किस नियम से सुरक्षा दे रहे हैं, इसके पर मंथ सुरक्षा में कितना खर्च आता है और अभी तक कितना खर्च हुआ है, और अगर आरएसएस सुरक्षा खर्च देती है तो कितना देती है, नहीं देती तो क्यों नहीं देती है। सरकार की तरफ से कोई जवाब मतलब जानकारी नहीं मिली और हम हाईकोर्ट में हमारी पिटीशन एडमिट हो गया है और 17 फरवरी को वो अंतिम सुनवाई के लिए लगा। 28 फरवरी को कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप आरटीआई एक्टिविस्ट हो, ये आप क्या पर से बोलते हो, प्रमाण दो, यानी लिखित हाईकोर्ट को दो। तो मैंने लिखित हाईकोर्ट को दिया कि मैं आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, और जो जानकारी हाईकोर्ट को दिया आरटीआई एक्टिविस्ट का, पहला ये था कि महाराष्ट्र में सेल टैक्स का, जो मैंने जानकारी निकाला, सेल टैक्स का आउट ऑफ स्टैंडिंग अमाउंट जो है, जो सेल टैक्स ने माफ कर दिया अभी तक, वो 1,07,000 करोड़ सिर्फ महाराष्ट्र का, ये वसूली प्रक्रिया से सरकार ने बाहर कर दिया। एक कागज मैंने ये कोर्ट को दिया, दूसरा ये दिया डीआरटी का, कर्ज वसूली अधिकरण का। मैंने एक आरटीआई में जानकारी निकाली थी कि कितना डीआरटी के बाहर बैंक से समझौता हुआ। अगर डीआरटी ने 5 करोड़ का ऑर्डर किया है तो 50 लाख पर कोर्ट के बाहर समझौता हो रही है। तो ये मैंने कोर्ट को दिया। अभी मामला जो है फाइनल हियरिंग पर अटका हुआ है, कब लगेगा कब आएगा ये पता नहीं। एक बात जो उसमें नजर आ रहा है कि जब हम आरएसएस का जानकारी मांग रहे हैं, तो इसके पहले भी हमने आपको बोला था कि आरएसएस जो है एक पूंजीवादी संगठन है, ये इसका चेहरा कुछ और है और दिखाता कुछ और है। जैसे अभी देखिए, कई गोवलकर साहब का एक किताब है, हम और हमारी राष्ट्रीयता, उसमें उन्होंने क्लियर कट बोला है कि देश के संपत्ति के, राष्ट्र के संपत्ति को कुछ आदमी के हाथों में दे दो, आपकी आपकी सत्ता सुरक्षित रहेगी और बाकी को आप डरा के रखो। आप देख लीजिए देश का माहौल क्या है, पूरा अडानी की तरफ जा रहा है, पूरा एयर इंडिया टाटा को दे दिया गया, जल जमीन का बंटवारा हो रहा है। यानी जो इनकी जो एक ये आ रहा है कि देश में करोड़पति की जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ कहाँ से रही है? बढ़ रही है धरती के दोहन से, श्रम के शोषण से और सरकार के संपत्ति के गबन से। ये इसके द्वारा इन्होंने अपने भारत में जो करोड़पतियों की जनसंख्या बढ़ रही है। जी, हम आते हैं कि आरटीआई में जो लगाया हूँ, धमकियां मिली, और जब ये आवाज बढ़ने लगा, जैसे आज आपके तरफ से दूसरी बार है, जनज्वार में 4-5 बार उठा है, ये कारवान में आर्टिकल आया है, ये सब उनको एक तरह से परेशानी का ये कर रहा है कि ये कौन है जो कि इस आवाज को उठा रहा। ये तमाम चीज अगर विधिवत उठाया जाए। मैं थोड़ा दो चीजें आपसे समझना चाहूंगा। एक तो आपके पीछे मैं बहुत वकालत की किताबें लगी हुई देख रहा हूँ, वकील मैं वकील साहब, लाइब्रेरी तो में ये अच्छा अच्छा, तो लाइब्रेरी में आपके पास, जी, तो आपके पास कोई वकालत की डिग्री है या नहीं, आप ये सब जो, जी, वो कोई वकालत का डिग्री नहीं है मेरे पास। मैं तो अपना लाइब्रेरी में केस आता तो हूँ। आप अपना हाँ, केस खुद लड़ते हैं? हाँ, वकील ही तैयार नहीं है लड़ने के लिए। कोई जी जी वकील जी। आरएसएस के नाम से कोई वकील ही तैयार नहीं है ओ, कि तो आरएसएस के खिलाफ। आप नहीं, आप इतनी पढ़ाई कर लेते हैं, और आप अगर ये वो हो ललन जी, तो आप तो शायद मेरे ख्याल में आपका बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है। आप कहाँ तक पढ़े हैं? ज्यादा नहीं है, 11वीं हूँ। लेकिन फिर भी आप
इन वकील इतनी मोटी मोटी लीगल किताबों को पढ़ के अपने केस को तैयार करने में सक्षम है? हाँ हाँ, लगभग थोड़ा थोड़ा, या कहीं नहीं, मैं दिक्कत आया इसलिए तो कह रहा, हाँ, दिक्कत आया तो वकील साहब किसी से पूछ लेता हूँ जो पहचान के हैं। ठीक है। नहीं, मैं इसलिए इस बात को कहा कि आप बहुत से लोगों के लिए आदर्श हैं और प्रेरणा है कि भाई लोगों को लगता है कि साहब बिना वकील के हम कैसे करें, कोर्ट में कैसे जाएं, लेकिन भारत का न्याय अगर कोई ठान ले तो मेरे ख्याल में उसको कोर्ट में जाने में ऐसी कोई बहुत दिक्कत नहीं है। मैं एक चीज ललन जी और आपसे पूछना चाहूंगा, ये इसलिए पूछना, आपने एक और मतलब एक एक दिन आप उससे बात कर रहे थे, एक बहुत बेसिक इशू था, सिक्योरिटी गार्ड्स की बात आप कर रहे थे हाँ हाँ कि उनका उनका किस तरह से दोहन होता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है उनके साथ, उस बात को भी जरा इसके साथ जोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे बहुत से सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनकी बात कोई नहीं उठाता है। वो क्या हाँ। शोषण है और क्या उनका है, वो जरा बता दीजिए थोड़ा कि वो क्या है मामला। सिक्योरिटी गार्ड का ऐसा है कि यहाँ बोर्ड है, बोर्ड के द्वारा सिक्योरिटी कंपनी को सप्लाई होता है। बोर्ड हमें एक जानकारी मिली है कि हिंगना में जो सैकड़ों कंपनी बोला कि सिर्फ मैं 4 गार्ड सप्लाई करता हूँ, जहाँ सैकड़ों गार्ड चाहिए काम कर रहे हैं, वहाँ 4 गार्ड को ये सही मान के चलते हैं। ये शोषण कैसे ये कहा करते कि हैं, मान लीजिए ये कहा की बात है? मैं नागपुर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं, जरा आप एक तो बीच फ्रेम में रहिए, बहुत हिले ना वो, क्योंकि फिर हिलने से डिस्टर्ब होता है। थोड़ा अच्छा बीच में आ जाइएगा तो अच्छा रहेगा, बीच में आ जाइएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, मैं जी नागपुर का बात कर रहा हूँ कि जी अगर मान लीजिए एक गार्ड तो 8 घंटे का एक गार्ड है, 24 घंटे में 3 गार्ड आता है। अगर ये जी 3 गार्ड का पेमेंट देखते हैं मिनिमम, कम से कम 54,000, ये क्या कर देते हैं, मालिक को 54 की जगह वो 32 में प्राइवेट जो निजी ठेकेदार है उससे ये बात कर लेते हैं। और निजी ठेकेदार जो है आपको 15-16 हजार में 12-12 घंटे का ड्यूटी ले लेता है, यानी 18,000 में 2 गार्ड 12-12 घंटे की ड्यूटी करता है। 8 घंटे 8,000 7,000 6,000 का ये गार्ड का दे रहे हैं, और इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। मैं इसके लिए हाईकोर्ट जाने वाला हूँ, तैयारी कर रहा हूँ कि कैसा बोर्ड को ये करके हम पार्टी बने। ये जी पूरा जी मामला गार्ड का शोषण को रोकने के लिए बोर्ड बना है, अब बोर्ड काम नहीं करती। जी जी। नहीं, लेकिन ये तो देखिए, ये तो बहुत आम बात है, 2 जगह पे अस्पताल में जो ड्यूटी होती है, मतलब पैरामेडिकल की, सारे होटल में जो ड्यूटी होती है, और सिक्योरिटी गार्ड, जनरली ये 2 शिफ्ट में काम कराया जाता है जनरली। इसका आपको कुछ हाँ पता है कि क्या ये भारत का जो कानून है, जो लेबर लॉ है, क्या वो इसकी परमिशन देता है कि 12-12 घंटे की वो कराएं, कि ये सब गैर कानूनी है ललन जी? देखिए, ये अगर हम कोर्ट की बात करते हैं तो अगर कोर्ट की बात करते हैं, कोर्ट में आने के बाद उस चीज को इतना डिले कर देता है कि उसकी लड़ाई का जो धार है ना वो कमजोर हो जाए। अब आपको एक केस का उदाहरण देता हूँ, वीआईपी कंपनी है, बंद हुई है, 2011 में वो सुप्रीम कोर्ट में डाले हुए हैं, आज तक उसका रिजल्ट नहीं है, आज तक। तो ये जो कोर्ट है, ये तो मुसोलिनी साहब बोले ना कि अगर आपको राज करना है तो व्यवस्था पर पकड़ अपनी होनी चाहिए, और व्यवस्था व्यवस्था के अंदर ही आपका कोर्ट है, कोर्ट उससे बाहर तो नहीं है। जी जी जी। मैं इस बात को इसलिए पूछ रहा हूं, आप आप ये मत बताइए, मैं कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे कानून का पक्ष पूछ रहा हूं कि कानून, क्योंकि आप भी शायद एक समय कभी आपने सिक्योरिटी गार्ड रहे हैं, आप शायद ललन जी, आज आज आप आज ड्यूटी कर कर रहे हैं, रात में मैं तो सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी करता हूँ। जी, तो मैं सिर्फ रात ये में पूछ रहा हूं मैं आपसे। जी जी। नहीं, मैं हाँ ये कह रहा हूं कि आप सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हाँ क्या ये कानूनी रूप से मान्य है कि आपको 12 घंटे की ड्यूटी ली जाए, या नहीं, ये कान, कानून से सिर्फ आपके, 8 घंटे की ड्यूटी अलाउ है। अच्छा 8 घंटे के अच्छा बाद जो भी करते हैं वो ओवर टाइम में आता है, एक्स्ट्रा टाइम में। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं यही पूछ रहा था। और आपको ये सब डर, मैं इसलिए एक अंतिम सवाल पूछ लूं, आप ये सब जो काम कर रहे हैं, इसके पीछे आपकी प्रेरणा क्या है, क्यों ये करते हैं?
देखिए, क्यों करते हैं, अगर आरएसएस का लीजिए, तो जो पब्लिक मनी है, जो 150 ये सिक्योरिटी का, वो हमारा ही पैसा जा रहा ना। और दूसरा, अगर सिक्योरिटी गार्ड का लेते हैं तो वो हमारे मतलब गरीब मजदूरों का शोषण हो रहा है। मैं अभी जो थोड़ा देर पहले बोला था, धरती का दोहन, श्रम का शोषण। गार्ड जो है, गार्ड का श्रम का शोषण हो रहा है। और फिर इसके बाद आइए सरकारी संपत्ति का गबन। ये तीनों जो है, मतलब धड़ल्ले से ये अभी चालू है लूटना। ये चलिए। श्रम, सिक्योरिटी जी गार्ड का श्रम का शोषण है। जी। चलिए ललन जी, आपसे बात करके अच्छा लगता है, क्योंकि अगर हमारे देश के नागरिक इतने एक बार सतर्क हो जाएं, अपने अपने हित की रक्षा करें, दूसरों के लिए आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं मेरे ख्याल में। और इसीलिए भाई आपको एक बार फिर से बधाई और शुभकामनाएं कि आप इसी काम को ऐसे ही बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।